जहां प्राइवेटाइजेशन होगा जी वहां लोकतंत्र नहीं होगा। ये वाला आदमी ही हेड होगा, जी शोषण करेगा तो दास प्रथा होगा। जैसे अभी इसी सरकार में लेबर लॉ संशोधन किया गया, जबकि लोकतंत्र का नियम है कि जिससे पर शासन करो उससे आदेश दो और कमजोर वर्ग को मजबूत करो, उसको लीडर बनाओ। लेकिन सरकार जितनी कानून बनाती है चाहे उसे क्रिएट करने के लिए बनाती है। जैसे शिक्षा में ऐसा करो कि शिक्षा की सर्विस कमजोर कर दो, डरेगा तो पढ़ाएगा। अरे जब डरेगा तो सोचेगा क्या? ये लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं है। अब लेबर लॉ में कि का तो कोर्ट नहीं जाएगा, उसके वेतन जब चाहो घटा दो, जब चाहो उसको निकाल दो, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? ये नहीं। संस्थाएं तोड़ी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर से फेंकी जा रही है, और इधर सरकार कहती है कि मैं मजबूत हूं, लेकिन इसके शिक्षण संस्थाएं कंट्रोल नहीं हो पा रही। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान कहें तो अच्छा है। जुबा खोलें तो क्या बोलें, अनुमान कहें तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से पहचान रहे तो अच्छा है। आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी। आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और आप लोक भाषा में शोधरत रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, बच्चों की आक्रामकता पर, और ये आपका चौथा एपिसोड है। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न ये है, आज के परिवेश में गुरु शिष्य के परंपरा की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, अभी प्रश्न पुराना हो गया जी, नया प्रश्न नहीं है। लेकिन इधर जब से नई सरकार मोदी जी ने बनाया जी तो विश्व गुरु की परिकल्पना की जा रही है। जी जी लेकिन मैं देखता हूं कि जो परिकल्पनाएं की जा रही है बिल्कुल मजाक हो रहा है, क्योंकि अब कोई किसी को गुरु मानने के लिए तैयार कहां है। और गुरु खोजे जाते हैं, जब पूरे टीचर सिलेक्शन किए जाते हैं तो अब गुरु कहां आएंगे? तो सिलेक्शन करके आपने टीचर दिया, मास्टर दिया, और कहते हैं कि गुरु बन जाओ। कैसे बनेगा भैया? क्योंकि जो सिलेक्शन होगा उसका एक अपना स्टेटस बनेगा, और जहां स्टेटस आदमी बनाने लगता है वहां रिलेशनशिप कमजोर हो जाता है, तो सारी बुद्धि स्टेटस में लग जाता है। आजकल नीचे से ऊपर सब लोग जो है ये स्टेटस बनाने के लिए में तो लगे हुए हैं, और नीचे से ऊपर सब लोग जो है स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं। और जब स्टेटस बनाने में सब लोग लगे हुए हैं तो वहां रिलेशनशिप कमजोर होगा। और गुरु शिष्य में एक रिलेशनशिप होता था, यहां तक कि परिवार का रिलेशनशिप होता था, क्योंकि हर एक शिष्य गुरु के मानस पुत्र होते थे, और गुरु जो होता था मानस पाप होता था। गुरु हमेशा खोजे जाते हैं और उसमें एक रिलेशनशिप बनता है। लेकिन जब स्टेटस की बात होगी तो वहां कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं बन पाएगी। दूसरा एक और तरीका है कि जब गुरु शिष्य की परंपरा बनती थी उस समय शिक्षा हमारी अनुभव प्रधान थी।
अर्थात गुरु अगर शिष्य अगर 25 वर्ष का है तो गुरु 50 वर्ष का था। गुरु उम्र में छोटा नहीं रहता, अन बराबर रहता। तो जब शिक्षा जब अनुभव थी तो गुरु उसमें ज्ञान में आगे निकल जाता था। दूसरी बात थी कि एक और था कि गुरु का ज्ञान ही उस समय ज्ञान था, क्योंकि जो समाज में परंपरा से ज्ञान आता था तो जो गुरु के पास ज्ञान था वही ज्ञान था, दूसरे के पास कोई ज्ञान था वो नहीं। ऐसी विषम स्थिति में छात्र भी विवश थे कि गुरु के यहाँ जाकर के सीखे। अभी जैसे आप जिसे फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे जहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चलती है, जहाँ जहाँ संगीत के विद्यार्थी हैं जहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चलती है, वहाँ बहुत ही कम उदंडता आती है। लेकिन अन्य जगह जो आपके ज्ञान हो गए, अब तो अध्ययन प्रधान शिक्षा हो गई। चले चला जाइए। तो कट करके जुट जाएगा। जी। तो अब तो अध्ययन प्रधान की शिक्षा हो गई। कभी काल मैं देखता हूं कि गुरु से ज्यादा शिष्य पढ़ लिया है, क्योंकि गुरु तो अब कितने हैं कि वही जो अपने समय में पढ़े हैं बेचारे वही किताब लेकर के बैठे हैं। विद्यार्थी जो नए नए आ रहे हैं वो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, जीएस जी के। अब हम लोग अपने ट्रेडिशनल ज्ञान को लेकर के बैठे हुए हैं। अज्ञान की वहां पूजा होती थी, तो अब जब हमसे ज्यादा पढ़ गया और वो परंपरा रह नहीं गई, वो सामाजिक मूल्य टूट गए, तो ऐसे में गुरु की भी सम्मान करना भी मैं समझता हूं कि कोई अगर मूर्खता नहीं है तो गुरु तो नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आपसे वो ज्यादा जानता है। ईमानदारी की बात डिस्कशन होगा। हाँ, सम्मान करो कि एज में तुमसे बड़ा हूं, थोड़ा सा सम्मान कर सकता है। टेक्निक पढ़ाने का जानता हूं, इससे वो सम्मान कर सकता है। लेकिन ज्ञान में तो हमसे, टेक्निकल ज्ञान में तो वो आगे है, तो इसको स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरा कि ज्यादा स्कूल कॉलेज गुरु शिष्य परंपरा यहां भी टूटेगी कि आजकल धन की पूजा हो रही है। जी। सरकार 90% स्कूल सेल्फ फाइनेंस में दे चुकी है और बाकी 10% भी देने की तैयारी में है, जहां शिक्षकों का भरपूर शोषण होगा, विद्यार्थियों का शोषण होता है। यहां तक कि 2 जून की रोजी रोटी खाने भर भी कमा नहीं पाएगा। जी। जहां आर्थिक विकास, जहां हमारे प्रधानमंत्री ट्रिलियन की बिलियन की बात करते हैं, वहां 5000 के शिक्षक को कद्र कौन करेगा? सही है। तो जो उससे ज्यादा तो एक मजदूर कमा रहा है। तो सरकार अपने पूरे हाथ पैर तोड़ करके गुरु शिष्य की परंपरा को तोड़ रही है और विश्व गुरु की परिकल्पना कर नहीं रही है। वो आयरनिकल स्टेटमेंट है, मजाक में कह रही है। तुलना करते हैं, हमारे मंत्री से बात कीजिए, चाहे हमारे बड़े बड़े लोग से बात कीजिए, अमेरिका में कहां परमानेंट शिक्षक है? उनको पता नहीं कि अमेरिका चाहे विदेश में शिक्षकों को उतना वेतन मिलता है जितना एक मंत्री और एक डीएम की वेतन उतना नहीं मिलता, उतना उन सबों को वेतन मिलता है। यह झूठ लोग बोलते हैं। और शिक्षक ना इलेक्शन के काम करते हैं ना पोलियो पिलाते हैं। उनका मेन कारण है कि खाली पढ़ाई का काम, शिक्षा का काम करो। तो वहां ज्ञान का महत्व है। तो विदेशों में बहुत ही शिक्षकों का कद्र है। हिंदुस्तान में बल्कि शिक्षक अपमानित किए जाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक देखिए, मदरसा के शिक्षक देखिए, गाजीपुर में तमाम 300 सेल्फ फाइनेंस स्कूलें हैं, वहां शिक्षकों की दशा देखिए।
तो दुनिया लहर तापती है कि धुआं तापती है। तो सच पूछिए कि गुरु शिष्य की परंपरा अब न टिक पाएगी और न टिकने लायक है, और सरकार इसमें तोड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई है। यहां तक कि राजनीतिक दल तो यहां है कि अगर लड़के हड़ताल करेंगे तो ये राजनीतिक दल लड़कों की तरफ से हो जाएंगे, और लड़कों की राजनीति तब चमकती है जब शिक्षकों से बदतमीजी करे तो पॉलिटिशियन आकर उसको सिखाते हैं। तो जिनके हाथ में मैंने सत्ता दिया हूं वही गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ रहे हैं। तो ऐसी विषम स्थिति में जो गुरु शिष्य परंपरा के हम लोग बनाने की बात करते हैं या वकालत करते हैं, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है। और शिक्षकों के तरफ से ये कमी है कि आजकल पूरे शिक्षक स्टेटस बनाने में लग गए हैं। सरकार भी बना दी, रीडर प्रोफेसर कई ग्रेड बनाई और सबके अनुसार स्टेटस बनाना है। अब वो सरकार ओरिएंटेड, कमीशन ओरिएंटेड हो गए हैं, विद्यार्थी ओरिएंटेड हुए ही नहीं। तो दोनों का रिश्ता जुटेगा नहीं तो गुरु शिष्य परंपरा टूटेगा, समाप्त। अच्छा, इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसके लिए सुधारने के लिए तो देखिए, पहले कि आप टॉप ब्रेन ले आने के लिए आपको वहां वेतन की आवश्यकता पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप में टॉप ब्रेन आए। यहां तो जब सब ब्रेन छटता है तब एजुकेशन में आता है, क्योंकि कोई जानता है जब कुछ पैसा ही नहीं मिलता तो हम क्या करने जाए। टॉप ब्रेन इंजीनियरिंग में जाता है। कभी यहां तक कि मैं देखता हूं कि यूजीसी जिसको पैसा देती है रिसर्च करने का, वो 5 वर्ष IAS-PCS की तैयारी करता है, रिसर्च नहीं करता। 6 महीना में जब देखता है कि अब रिसर्च हमारा स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा, कहीं सेटल नहीं होता है, तो 6 महीने में कूड़ा कपड़ा कसम जमा कर देता है थीसिस। आज से नहीं, जब हम रिसर्च में थे तो एक बार रस्तोगी जी से कहकर मैं जचवा दिया था। रस्तोगी से जांचे थे, BHU की खिस्सा बता रहा हूं, जब उस समय RP रस्तोगी वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने यही पाया कि जो लड़के नॉर्मल ढंग से PhD करते हैं बिना इसका, उनकी थीसिस स्टैंडर्ड की थी, GRF वालों की 3rd क्लास की आई। नतीजा होगी आप रस्तोगी कमेटी में देखिएगा, वो GRF और नेट को तोड़ दिया था। और सरकार के पास मैं देखता हूं कि हमारे देश के जो जितने इंटेलेक्चुअल हैं, इनके पास तो बस 2 ही क्वालिफिकेशन, आइदर नेट और PhD। नेट और PhD, कभी नेट टूटा है कभी, अर्थात मानसिक रूप से आपका पूरे एजुकेशन विभाग दिवालिया हो चुका है। और मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति कभी गुरु लायक रहबे नहीं करेगा। सुधार बताओ, सुधार के लिए जरूरी है कि पहले टॉप ब्रेन को आप इसमें ले आए, टॉप ब्रेन को ले आए। और टॉप ब्रेन तब होगा कि उसको इज्जत और पेमेंट दोनों। नंबर 2 की कंपटीशन से ज्यादा आप क्रिएशन की बात करें। अगर वो शिक्षक है तो जो उसकी मैंने आपको पहले वार्ता में मैंने 5 क्वालिफिकेशन बताया था कि वो ऐसे शिक्षक लिए जो सेल्फ मेड हो, ओरिजिनल ब्रेन का हो, क्रिटिकल एटीट्यूड और क्रिटिकल माइंड का हो, और इसके बाद बाय नेचर टीचर हो, और कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का स्पष्ट पावर हो, वही शिक्षक आएगा। तो शिक्षा सुधरेगी और उसमें रोज नए इन्वेस्टिगेटिंग माइंड हो कि नए नए शोध हो, तब तो जाकर लगे कि जब ज्ञान का मामला उठेगा, जब ज्ञान हाइट लेगा, तो वहां आदमी ज्ञान के सामने कभी कल आदमी झुकने को बाध्य होता है। तभी जो है गुरु शिष्य परंपरा बन पाएगी, नहीं तो बन पाएगी। हाँ। हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, ये सिर्फ इसको लोग चुनाव कराना ही जानते हैं कि लोकतंत्र है और चुनाव जीतना। हमारे देश के जो नेता हैं इतना ही जानते हैं। और हमारे मोदी जी तो और आगे बोलते हैं, चाहे और लोग, कि भारत में लोकतंत्र बहुत पहले से था। लेकिन अगर लोकतंत्र होता तो संस्कृत में इसका शब्द जरूर होता, लेकिन कुछ हमको नहीं मिला है आज तक। जो मैं पढ़ा हूँ, एकदम मैं अंग्रेजी का पढ़ा, हो सकता है कि उसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान ना हो। ग्रीक लैटिन इसके वर्ड मिलते हैं, लेकिन संस्कृत, लेकिन उस समय भी
लोकतंत्र से लोग संतुष्ट नहीं थे, जैसा कि उधर पढ़ने से पता चलता है। फिर भी अब लोकतंत्र की कोई नई व्यवस्था नहीं बन पाई, लोकतंत्र के कोई विकल्प में। तो अभी मान लीजिए हम लोग लोकतंत्र स्वीकार करते हैं, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं कि जहां प्राइवेटाइजेशन होगा जी, वहां लोकतंत्र नहीं होगा। जहाँ प्राइवेटाइजेशन हाँ, हो तो जाएगा नहीं वहाँ होगा, लोग क्योंकि वहां एक पूंजी वाला आदमी ही हेड होगा। जी क्या सरकार उसको कंट्रोल नहीं करेगी जी तो जनता की शोषण करेगा, तो दास प्रथा होगा। जैसे अभी इसी सरकार में लेबर लॉ संशोधन किया गया, जबकि लोकतंत्र का नियम है कि जिससे पर शासन करो उससे आदेश दो, और कमजोर वर्ग को मजबूत करो, उसको मजबूत करो। लीडर बनाओ। लेकिन सरकार जितनी कानून बनाती है, चाहे वो शिक्षा में बनाए, चाहे वो फैक्ट्री में बना रहे, भय क्रिएट करने के लिए बनाती है। जैसे शिक्षा में ऐसा करो कि शिक्षा की सर्विस कमजोर कर दो, डरेगा तो पढ़ाएगा। अरे जब डरेगा तो सोचेगा क्या? ये लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं है। अब लेबर लॉ में कि का तो कोर्ट नहीं जाएगा, उसके वेतन जब चाहो घटा दो, जब चाहो उसको निकाल दो, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? ये नहीं। संस्थाएं तोड़ी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर से फेंकी जा रही है, और इधर सरकार कहती है कि मैं मजबूत हूं, लेकिन इसके शिक्षण संस्थाएं कंट्रोल नहीं हो पा रही। क्योंकि सरकार जितना, देखिए सरकार होता क्या है कि कानून व्यवस्था के नाम पर ये सिर्फ पुलिस व्यवस्था को रिपोर्ट देती है। जैसे अब शिक्षा सुधार की जब मीटिंग होती है तो सरकार सिर्फ परीक्षा व्यवस्था की बात करती है कि सेशन कंप्लीट करो, समय से रिजल्ट निकालो, इससे ज्यादा परीक्षा की शिक्षा की बात नहीं करती। उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर का मतलब पुलिस व्यवस्था की बात। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि माफिया विहीन हमारा प्रदेश हो रहा है, और सबसे बड़े तो शिक्षा माफिया बैठे हुए, इस पर तो उनका ध्यान नहीं जा रहा है। और जा भी रहा है तो क्योंकि अभी एक आया था कि कॉलेजों को चेक किया जाएगा, लेकिन 2 दिन में उस चीजों को लौटाया गया। आइदर इसका मतलब कि सरकार दबाव में आ गई मैनेजमेंट के, या सरकार उसको जांचना नहीं चाहती, क्योंकि कुल विधायकों को तो कॉलेज है, तो उसमें शिक्षा माफिया बड़े मालवी जी तो बन गए जाकर के। तो हमारे यहां जो संस्थाएं जब टूट जाएगी जी, तो कहां किस संगठन से आप लोकतंत्र के नेता निकालेंगे? जी, क्योंकि जो सरकार होगी, आखिर बोलने का। नंबर 2, आप देखेंगे कि कोई, हम इमरजेंसी देखें, हमको याद आता है इमरजेंसी, खूब बढ़िया से याद आता है, मैं उस समय हाई स्कूल में पहुंच गया जी, लेकिन बोलने वाले को इतने रोक नहीं था जनता को जितना आज मुझे दिखाई दे रहा है। आज आपको रूप दिखाई देती है? बहुत दिखाई दे रहा है। मैं कभी कल विरोध में बोलता हूं तो छोट भैया भाजपा के नेता मेरे पास फोन करते हैं। इसका मतलब कि उनके पास एक परंपरा चली कि कोई बोलता हो तो सो जुबान बंद करो। इमरजेंसी में हम लोग गए थे, हम लोग को तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, इमरजेंसी में नेतवा बंद थी, और भारत की लोकतंत्र सिर्फ नेताओं की राइट्स की बात करती है, आपकी बात नहीं करती। इसी दिन एक मैं बोल रहा था तो कह रहा था कि अब न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि 90% तो नेताओं के मुकदमा न्यायालय में चला गया। आज जब नेताओं के न्यायालय में मुकदमा चला जाएगा तो उनके पास पैसा है, उनके पास वकील है, रद्द आपके तारीख फेंकवा देंगे। क्योंकि हमारे अब तो जज पर भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, भले कोई विश्वास करे। जब ये जज आज जजमेंट देता है, कल राज्यसभा का मेंबरशिप स्वीकार करता है, परसों राज्यसभा कर लिया जाता है, तो ये व्यवस्था क्यों कराई गई? ये व्यवस्था तो उसी तरह दिखाई देती जैसे मध्यकालीन युग में पंचायत तय कर लेती थी और बाभाओं से प्रचार करवा देते, जजमेंट करवा देती थी और गाली बराबर सुनते थे। वही सरकार को जो करवाना है जज को नियुक्ति करके करवा लेती है और उसको राज्यसभा में भेज देती है, राष्ट्रपति बना देती है, प्रधान राज्यपाल बना देती है, जज खुश होता है, यहां तक कि इलेक्शन कमिश्नर बना देगी, कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका भी आपकी खत्म है, सरकार ओरिएंटेड है।
चुनाव आयोग लेकिन- सरकार ओरिएंटेड है। जी दिखाई दे रहा है सामने कि चुनाव आयोग जो सत्ता में पार्टी उसकी कोई बुराई नहीं करता। मीडिया सरकार ओरिएंटेड है। संस्थाएं हमारी खत्म ही हो गई तो कौन लोकतंत्र की बात करते हैं? खाली इलेक्शन। लोकतंत्र ये नहीं, पहले आप लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां ले आए जहां आप किस विपक्षी के बात को सुने, कमजोर को मजबूत करे और मजबूत को उसके बराबरी में ले आए, वहां लोकतंत्र होता है। यहां लोकतंत्र की मेरे तो कोई दिखाई नहीं देता कि लोकतंत्र हमारा सफल हो रहा है। हाँ, कमजोर और कमजोर हुआ जा रहा है और मजबूत हुआ जा रहा कमजोर बनाया जा रहा है, इसको जान करके कमजोर बनाया जा रहा है। है। जी जब न्यायपालिका को विश्वास नहीं हो पाएगा, जी और इतना फैशन चल गया है कि न्यायपालिका से बोलवा तो जनता मान जाए कि न्यायालय बोल रहा है, लेकिन न्यायपालिका को बोलवा कौन रहा है? मामला तो ये दिखाई देने लगा है अब। और जिसको न दिखाई दे तो भैया अब क्या कहेंगे? उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो कहेंगे सूर्योदय नहीं होता। जी तो इसलिए लोकतंत्र कोई सफल नहीं है। इसके लिए तो नई सरकार की कोई व्यवस्था, मैं तो एक अपने पॉलिटिकल थ्योरी में एक एक्सटोक्रेसी की बात मैंने किया। एक्सटोक्रेसी ये क्या है? एक्सटोक्रेसी को मैं अपने शब्द को क्वाइन किया हूं, जब डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलेगा। वो किया हूं कि लोकतंत्र में होता है टू सेव आवर राइट्स, अपने अधिकार की रक्षा किया जाता है। जी लेकिन एक्सटोक्रेसी में कि सेव अदर्स राइट्स, तुम अपने से ज्यादा दूसरे की राइट्स को कितना रक्षा करते हो। तो मैंने अपने परिवार के लिए, जैसे एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें से जैसे हम अपने पिताजी की गोद में नहीं खेले हैं, हमारे बड़का बाबू जी हमको खिलाते थे और हम उनके लड़के को हमारे पिताजी खिलाते थे। तो एक आदमी दूसरे को राइट्स को सुरक्षा करते थे, तो उसमें होता था कि शोषण नहीं किसी का नहीं होने पाता था, नहीं होता था। तो एक्सटोक्रेसी में इस तरह का, इस तरह की व्यवस्था को डेवलप किया जाए तो हो सकता है कि कुछ समाधान निकलेगा। नहीं तो अब तो कोई समाधान निकलेंगे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक्सटोक्रेसी ये नाम दिया है। एक्सटोक्रेसी मैंने नाम दिया उसका। अरे देश में आजकल एक नई ट्रेंड्स आई है, क्योंकि पूरी सरकार ब्यूरोक्रेट्स पर आश्रित हो गई है। जी ये तो है, जो अंग्रेजों के जमाने में था। जी क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में डीएम रिपोर्ट देता था, लेकिन उस समय कॉलोनियल सिद्धांत चल रहा था। ये सरकार आई तो खाली कॉलोनियल पोशाक तोड़ रही है कि मैंने कॉलोनियल पोशाक तोड़ दिया, लेकिन जो जैसे कॉलोनियल शासन चलता था, पहले डिग्री कॉलेज खास करके अशासकीय महाविद्यालय के टीचरों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। कहा जाता था कि ग्रेडिंग में डीएम से बड़े हैं, अब लगाई जाती है, इसका मतलब वो डीएम के नीचे आ गया। मैं देखा कि जिले के चेयरमैन का नगर पालिका का चुनाव डीएम शपथ ग्रहण करा। ये चेयरमैन शहर वाला नहीं, जो चुनाव जिन जनता से चुन करके आते हैं, डीएम शपथ ग्रहण करवा रहे थे मंगला प्रसाद। इसका मतलब वो भी जो आदमी डीएम का चरित्र लिख रहा हो, डीएम उसको शपथ ग्रहण करा रहे हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट शादी है। अब तो मैं देखा कि डिग्री कॉलेज के टीचरों को पीठासीन अधिकारी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या एक खेल? आप क्या मानते हैं कि इसमें कुछ हद तक कैसे सुधार लाया जा सकता है? इसको कि जब तुम स्टेटस ही बनाते हो तो उनका स्टेटस बनाए तो उनके चुनाव में क्या जरूरत है? जब डिग्री कॉलेज के टीचरों को तुमने चुनाव लड़ने का अधिकार दे रखा है तो चुनाव जो आदमी लड़ेगा वो फेयर इलेक्शन कैसे कराएगा? हो सकता है कि अपने पार्टी के लिए बायस्ड हो जहां चुनाव करा रहा हो। अब मान लिया जाए कि सरकार में बैठे लोगों की मजबूरी है, मजबूरी काहे को है? मान लिया जाए, मैंने कहा इसीलिए पहला शब्द किया कि मान लिया जाए कि सरकार में बैठे लोगों की मजबूरी हो कि सरकार चलाना है तो उनको ये हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। क्या ऐसा करें कि उससे उनको सुधार की प्रक्रिया में वो चले जाएं? तुम एजेंसी बना दो, जैसे सभी अब सब समिति बना दो, समिति बना दो,
उस आदमियों को लगाओ। एक टीचर के जब तुम ड्यूटी लगाते हो, जमीनी लोगों को ले हाँ, जाए तो, वहाँ, हाँ, एक महीना की पढ़ाई बर्बाद करते हो लड़कों को। जी। विदेश में तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि वहां शिक्षा को नेग्लेक्ट करके शासन को बचाया जाए। विदेश में मैंने नहीं देखा, यही देख रहा हूं। तो इसका मतलब कि आपके यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हावी है और ब्यूरोक्रेट्स के बदौलत सरकार चल रही है। यानी आपके कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स की राय पे सरकार नहीं, न चलाई जाए, बल्कि समितियां बनाकर उनकी राय पर सरकार चलाई जाए। हाँ, नहीं, तब लोकतांत्रिक होगा ना, तब लोकतांत्रिक। ब्यूरोक्रेट्स को सरकार सलाहें नहीं मानने हैं, वो निर्णय लेते हैं, दस्तखत करते हैं। आए तब से इस प्रवृत्तियां ट्रेंड्स आई है, जब से विकास नीति आया है। जी, क्योंकि विकास नीति दोनों से मिली भगत से चलेगा जी। और वहां कमीशन भी तय होता है, क्योंकि कई नेताओं तो मांगता नेता कमीशने के लिए तो दस्तखत नहीं करते, तो उसमें दोनों का हिस्सा होगा। अब प्रधानी से लेकर नीचे से ऊपर तक कमीशन अब चलता है जी। और जब भी वो चलेगा, वो पास होगा तो ब्यूरोक्रेट्स के सहयोग से प्राप्त पास होगा। जी। तो नेता जो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने गए, विकास निधि के लालच में समझौता हो गया, तो अब ब्यूरोक्रेट्स मालिक हो गए और वो शासन चला रहे हैं। तो अब लोकतंत्र कहां है? अब तो प्रश्न नहीं उठता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। हाँ, बदला लेने के लिए नेता भले ट्रांसफर कर दे, लेकिन अब नेताओं कुछ कर नहीं पाते हैं। जी। इस जवाब से आपने एकदम संतुष्ट किया और ये भी बताया कि नहीं, समितियां बना करके जो निर्णय है उनके जैसे जेपी भी अपने संपूर्ण क्रांति किताब में एक ग्राम रक्षणी वाहिनी का कल्पना किया, गांधी ने भी किया था कि नेताओं के पार्टी के पैरेलल में एक बनाया जाए हर एक गांव में, और नेता जब टिकट दे तो उनसे अप्रूवल लिया जाए कि ऐसे कैंडिडेट को लड़ाया जाए कि नहीं लड़ाया जाए, कि नहीं लड़ाया जाए। क्योंकि ये नेता तो गुंडा को खड़ा कर देंगे। कोई नेता, जैसे आज मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पर कि जो अतीक के लेकर इतनी लड़ाई हो रही है कि ये हो गया वो हो गया, माफिया खत्म हुआ। एक जमाना था केसरीनाथ त्रिपाठी का, उसमें नाम देखा कि एक पत्रकार बोल रहा था कि उनके संरक्षण में पला था जी। तो ये तो उन्हीं का पौधा है भैया। बाद में दूसरी पार्टियां ने रोक लिए, सब वो अपना फायदा उठाने लगे जी। तो जब इस तरह की बात चलता है नेताओं में कि भी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो गुंडों को उस पर आश्रय नहीं देगी जी। कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का एक यह भी नियम है कि पूंजीपतियों पर ही आश्रित होता है जी। बिना पूंजी के लोकतंत्र चल भी नहीं पाएगा जी। तो ऐसी विषम स्थिति में जो गांधी ने कल्पना की कि लोक वाहिनी उन्होंने कल्पना किया था जी कि अगर वो बने तो वो टिकट दिया जाए कि हाँ ये अप्रूवल दे कि इन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए, तब पार्टियां चुनाव लड़ाएं और रेजोल्यूशन वो पास करके भेजे कि इस काम की जरूरत है और उसको ग्राम सभा माने, उसको सरकार माने। अब ये प्रक्रिया कि उसके कैंडिडेट कैसे आए तब ना लोकतंत्र माना जाएगा। वो नॉमिनेटेड होंगे कि चुने होंगे कहीं वो कौन इलेक्शन होगा, यहाँ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसको वहाँ क्लैरिफिकेशन फिर वही हो जाएगा फिर। लेकिन वहाँ मैं देखता हूँ कि गांव के आदमी जैसे कुछ लोग को मानते हैं, तो मैं देखता हूँ कि आदमी कुछ फेयर होते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे एक ग्राम सभा में एक प्रधान जीत रहा है तो सारी पॉजिटिव प्रधान की हो गई और जो हार गए वो नेगेटिव हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो हारे भी हैं उनको भी हर समिति में स्थान मिले। नहीं, मैं देखता हूं कि हारे हुए हों चाहे जीते हुए हों, पावर पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिकल ब्रेन होता है वो खंडित ब्रेन का होता है और खंडित ब्रेन से आप अखंडित भारत नहीं बना सकते। अखंडित भारत नहीं बना सकते खंडित ब्रेन से। तो उन पर आप भरोसा करेंगे तो ऑलरेडी खंडित ब्रेन है। फिर इन समितियों का निर्माण कैसे हो सकता है? इनसे निर्मित की जैसे जनता किसी मैं देखता हूं कि हर एक मोहल्ले में एक मानिंद व्यक्ति होते हैं जी।
और वो देखता हूँ कि कभी काल मौका पर शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो मानिंद व्यक्ति आते ही इतने स्पष्ट आकर फरियाद देते हैं तो जी। सरकार नहीं फरिया पाती। वो जमीनी होते हैं, वो जमीनी जानते होते हैं, समस्या को समझते हैं। जी। तो ऐसे कुछ जरूर ऊपर आ जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को सरकार रिकॉग्नाइज कर ले, गांव वालों से पूछ करके हर एक वार्ड से एक ऐसे व्यक्ति जो चुने हुए व्यक्ति उनके पैरेलल में आप पैरेलल में खड़ा कर दीजिए। और वो भी हमेशा नई नियुक्ति होती हमें नहीं, है। हाँ, वो भी नहीं होगी, वो नहीं को परमानेंट हो जाए पूरा। परमानेंट हो जाए। क्योंकि कोई व्यवस्था को आप परमानेंट करेंगे तो उसमें करप्शन आएगा, तो उसमें भी चेंज होता रहे तो वो व्यक्ति को देंगे तो कुछ हद तक इन सबों को नकेल लगेगा। क्योंकि किसी चीज में फंड पास करने में, चाहे नियुक्ति करने में, उसका अप्रूवल मस्ट कर दो तब जा करके होगा। नहीं तो इनके पर आप छोड़ेंगे तो ये तो पॉलिसी में अपने अनुसार बना लेंगे, फिट कर देंगे, अपने व्यक्तियों को कर लेंगे। उसमें कोई, अब भारत में अब कोई कहे कि न्याय व्यवस्था फलान चिरान व्यवस्था, मुझे दिखाई उखाई देती होती नहीं। मैं देखता हूँ कि सड़क पर मार टीचर मारे जा रहे हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, मैनेजर 5 महीने का वेतन देता है, साल भर दौड़वाता है। ये कौन न्याय व्यवस्था तुमने दिया इस देश में? कौन लॉ एंड ऑर्डर तुम देख रहे हो? खाली पुलिस व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर है। ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर में आएगा कि जो तुमने कानून बनाया लागू कितना कराया, कितना लागू हो रहा है, लागू कितना करा, तो कहीं लागू नहीं है। अगर आम आदमी का कहीं भी अधिकार का हनन हो रहा है तो कहीं न कहीं वो लोकतंत्र में दागी लगा रहा है, लोकतंत्र है ही नहीं हुआ। अच्छा, क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति से युवाओं की आक्रामकता प्रवृत्ति बढ़ रही है? अच्छा देखिए, हम 10 बरस से पीजी, 12 बरस से पीजी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जी। मैंने एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि पहले से आज के लड़के आक्रोशित हो रहे हैं। पहले इतने लड़के आक्रोश में नहीं रहते थे। यहां तक कि जो वोट भी लड़ते थे वो क्षणिक आक्रोशित होते थे, लेकिन बाद में आकर माफी मांग लेते थे जी। लेकिन अब मैं देखता हूं कि टीचर और विद्यार्थी दोनों में आक्रोश बढ़ा है। तो इसका तो एक, आखिर वो पढ़ करके आए, नहीं पढ़ तो है नहीं जी। टीचर भी आए तो तमाम कंपटीशन करके आए। तो जहां तक मुझे लगता है जी कि मनुष्य 2 प्रवृत्ति को लेकर पैदा होता है, एक पॉजिटिव इंपल्स और दूसरा क्रिएटिव इंपल्स। पूरी शिक्षा आपकी आजकल कंपटीशन पर चल रही है। हम उसी को पुरस्कृत करते हैं जो कंपटीशन में टॉप करता है। और कंपटीशन का पहला सिद्धांत होता है कि साथ रहने वाले को झटका दो, आगे बढ़ो, नहीं तो मेरिट में नहीं आएगा। एक तो उसका सोशलाइजेशन टूट गया जी, क्योंकि आदमी को हिंसक बनने से सोशलाइजेशन भी रोकता है, क्योंकि समाज का मर्यादा है, धर्म ग्रंथ रोकता है। लेकिन कंपटीशन में दोनों को उल्लंघन किया जाता है, धर्म सिद्धांत को भी, धर्म व्यवस्था को भी और समाज व्यवस्था को भी। व्यक्ति निहायत इंडिविजुअल होता है। अच्छा, मनुष्य का दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य के जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये हिंसक ही हमको दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हिंसक जानवर के 20 नख, मनुष्य के पास भी 20 नख है। हिंसक जानवर के हथेली गद्देदार होती है, मनुष्य के भी गद्देदार। हिंसक जानवर के ऊपर नीचे दांत होता है, मनुष्य के भी ऊपर नीचे दांत है। हिंसक जानवर के मांस खाने के लिए कनाइव टीथ होता है, मनुष्य के पास भी कनाइव टीथ है। तो हिंसक जानवर का स्ट्रक्चर तो है, और उसमें आपने पॉजिटिव इंपल्स को बढ़ा दिया कंपटीशन के माध्यम से। कंपटीशन की प्रवृत्ति आपने बढ़ा दिया। पॉजिटिव इंपल्स, 2 इंपल्स होते हैं जी। जब मनुष्य का पॉजिटिव इंपल्स बढ़ता है, साइकोलॉजी वाले बताएंगे, तो मनुष्य दूसरे को गिरफ्त में लेना चाहता है। क्रिएटिव इंपल्स रहता है तो छोड़ता है। शिक्षा का मेन दायित्व है क्रिएटिव इंपल्स बढ़ाना। लेकिन आजकल के कंपटीशन के पढ़ाई में शिक्षा का मेन उद्देश्य हो गया है पॉजिटिव इंपल्स बढ़ाना।
तो जब इंडिविजुअलाइज्ड हो गया, अनसोशल हो गया, अनरिलीजियस हो गया और अपने खाली पॉजिटिव इंपल्स बढ़ाया तो ऑटोमेटिक वो हिंसक होकर करेगा। यानी कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में ये कमी है। कभी हमें जो कहा गया 3 गुण, जी, रजस, तमस और सत्व, ये कहा गया, ये क्या है? आप कंपटीशन से 2 ही बढ़ा रहे हैं ना। जब ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो रजस और तमस, तमस जड़ बनाता है, रजस गति देता है, और सतगुण जो होता है वो बैलेंस कराता है, विवेक देता है। तो जब ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही ऑल इन ऑल है, जब क्रिएटिव उसमें है ही नहीं, तो नया तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जितना कंप्यूटर में सेट किया उतना ही ज्ञान देगा। तो नया करेगा तो अब ज्ञान, सूचना लेते लेते इससे दिमाग में इतना सूचना भर जाएगा कि सोच खत्म हो जाएगा, कुंठा आ जाएगी। तो जब सोच नहीं तो विवेक नहीं, और जब विवेक नहीं तो कार तो चल रही है, पहिया है, लेकिन ड्राइवर का बैलेंस खो दिया है, तो एक्सीडेंट होगा तो बढ़ेगा। तो वही जो सत्गुण को हमने नकार दिया है। यानी आपके अनुसार शिक्षा पद्धति में ही कमी है भाई, और कमी है, अब और बढ़ते जा रही है, और वो बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार की जो पद्धति है नहीं है। हाँ। नई पॉलिसी मैंने देखा कि नई पॉलिसी में तो साल भर परीक्षा ही लेना है। अब तो हम लोग साल भर से ले रहे हैं, मिड एग्जाम पर किताब तुमने रख दिया, टीचर है ही नहीं, किताबें मार्केट में उपलब्ध नहीं है। मैं कई दिन से किताब वाले के पास गया, खाली हमको श्योर सीरीज दिखा रहा है। तुमने रख दिया किताब, खोजिए अब कहाँ किताब। गाजीपुर को पॉलिसी बनाते समय तो तुम्हारे दिमाग में था नहीं, गाजीपुर दिल्ली तो है नहीं, गाजीपुर बनारस तो है नहीं कि सारे किताब ले आए, और टीचर कहां से लड़कों को लेकर गाजीपुर से किताब ले आ जाए। ये चीजें डिमांड पे भी निर्भर होती हैं। लड़के यही सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे, तो किताब की क्या जरूरत है, खाली इम्तहाने उसको देना है, किताब पढ़ना ही नहीं है, शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा ना। हाँ, वो किताब की जरूरत है क्या है? तो जब वो किताब पढ़ते नहीं करेगा तो उससे क्रिएटिविटी अब सही कम हो जाएगा। तो जब आदमी जितना ही संकुचित और पॉइंटेड होता है, घाव उतना ही समाज को करता है। इसीलिए तीर पॉइंटेड बनाई जाती है, जल्दी से घाव कर, जो भी जजीव घाव करेगा वो पॉइंटेड होगा। कंपटीशन में आदमी को अपने पॉइंटेड बना रहे हैं तो हिंसा तो बढ़ेगी ही, हिंसा बढ़ेगी। सोशलाइजेशन टूट गई जो समाज को नैतिक रूप से कंट्रोल करती है। तो जब तुमने इथिक्स को खत्म कर दिया, इथॉस को ही खत्म कर दिया, तो फिर आशा क्या कि मनुष्य बनेगा। जी, ये भी बड़ा धारदार जवाब था कि ये शिक्षा पद्धति ही बच्चों को जो है नहीं, आप देख लीजिए, बना रही है। मैं तो छात्र राजनीति में भी रहा, मैंने ये देखता था कि जितने लड़के उपद्रव मचाते थे, फराटे से अंग्रेजी बोलते थे, इसका मतलब निपल नहीं थे। आतंकवादियों को देखिए इंटरव्यू, फराटे से अंग्रेजी बोलते हैं। क्या ओसामा बिन लादेन पढ़ा नहीं था? हमारे यहाँ अंडरग्राउंड विनोद मिश्रा थे, कॉमरेड विनोद मिश्रा, उनसे बात करके आप देखिए व्यक्ति क्या नहीं पढ़ा था, जो नक्सलाइट के गुरु थे हमारे यहाँ, तो क्या नहीं थे वो। तो सब पढ़े लिखे ब्रेन थे, सिर्फ उन्हें पॉजिटिव इंपल्स पढ़ा, जेलसी बढ़ी, ईर्ष्या बढ़ी, माने जो उनमें जो पॉजिटिव इंपल्स बढ़ गया, जेलसी बढ़ गई, माने माने जड़ता आ गई, तमस गुण ज्यादा हुआ, और रजोगुण से उन्होंने गति दे दिया, लेकिन सत्गुण था ही नहीं, तो ब्रेन को बैलेंस कौन करे जी। तो तुमने सत्गुण को तो साफ एजुकेशन पॉलिसी से हटा दिया है जी। तो जब एजुकेशन पॉलिसी से सत्गुण आ ही नहीं रहे, तो जो जिससे ब्रेन पैदा होता था, विवेक पैदा होता था, जो हमारे ब्रेन को बैलेंस करता था, वो खत्म है। तो बिना बैलेंस के आप गाड़ी चलाएंगे ब्रेन के, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। आज की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित युवकों में भटकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं असहमत होता।
एक तो कि 2-3 चीज लोग उठाते हैं, ये लास्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जी जी 2-3 लोग उठाते हैं कि एक तो उठाते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ा है। अब प्रश्न उठता कि आखिर में क्या जनसंख्या बढ़ी है, उसका टैक्स सरकार लेती है कि नहीं? तो सरकार तो टैक्स लेती है, तो तुम उसका टैक्स ले ही लिए हो। अब किसी के जन्म के पहले प्रकृति भोजन देती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि अगर बच्चा का जन्म आज होने वाला है तो 8 घंटा पहले उसके मां के स्तर में दूध आ जाएगा, चाहे वो किसी जानवर में हो। यह प्रकृति का नियम है कि भोजन पहले पैदा करो, खाने वाले को बाद में बुलाओ। आप कोई उत्सव करते हैं तो पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसा नहीं कि निमंत्रण आप पहले दे देते हैं, अब भोजन बाद में इंतजाम करते हैं। तो इसका मतलब कि उस व्यवस्था में तो बेरोजगारी पैदा नहीं होनी चाहिए। भारत में मामला मिसमैनेजमेंट का है, चाहे पूरे वर्ल्ड में। जब आदमी में पॉजिटिव इंपल्स बढ़े तो दूसरे को हक को हड़पेगा। हमारे देश में एक मंत्री पर खर्चा होता है 20,000 परिवार। तो बेरोजगारी की तुम बात करते हो, तो जिसके पास पैसा होता है उसके घर जनसंख्या क्यों? लालू के पास तो 11 लड़के थे, क्या कोई भीख मंगा रहा है? तो हमारे यहाँ भटकाव इसलिए नहीं मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ जो शास्त्रों को मैं पढ़ता हूं तो 2 रास्ते बने, एक बने स्वर्ग जाने का, एक नर्क जाने का। धरती चलने के लिए रास्ता ही नहीं बना। तो भटकाव वहां देखा जाना चाहिए कि रास्ता हो, हमें मालूम न हो। हमको तो लगता है कि यहां रास्ते नहीं। लड़के को मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाया, उसकी नौकरी की व्यवस्था नहीं किया, तो उसका दोष क्या है? जिस अनुरूप उसको शिक्षा आप दें, जिस अनुरूप उसको ब्रेन को आप बना रहे हैं, उसके अनुरूप व्यवस्था दीजिए, नहीं बेरोजगारी होगी। तो आप अपने फेल्योर को उसके ऊपर क्यों बढ़ रहे हैं? आप फेल है कि आपने उसके ब्रेन के अनुसार आपने व्यवस्था नहीं बनाई। पहले हमारे जो प्रोफेशनल लोग थे तो बेरोजगारी क्यों नहीं थी? कि जिस पेशे के आदमी थे अपने लड़के को पेशा वो सिखा देता था, तो बेरोजगारी नहीं बढ़ती थी। क्योंकि जिसके अनुसार लड़के का लालन पालन हुआ, उसके अनुसार उसके घर में पेशा था। जी जी आज जो थी कि उस पेशा से तुमने उसका मोह भंग करके तोड़ दिया और नई पेशा तुमने बनाया ही नहीं उसके लिए, और तब कहते कि बेरोजगारी बढ़ गई, कि जनसंख्या बढ़ गई। ये तो तुम अपने दोष को उसके ऊपर बढ़ रहे हो। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तल दे, तो 3 मंत्री पकौड़ा पहले तले। पकौड़ा तलने के लिए तेल चाहिए, बेसन चाहिए, तो महंगाई में खरीदेबे नहीं करेगा। अब पकौड़ा अडानी के भी यहां बनता होगा, तो उस कंपटीशन में बेचारा को खड़ा होना है। साधारण पकौड़ा नहीं है। अब तो आपको कोई भी बिजनेस करना पड़ेगा तो अंबानी अडानी के टक्कर में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उस सब व्यवस्था खोल दी है। उसमें आप कितना एग्जिस्ट कर पाते? तो रियली है कि सरकार अपने वोट के लिए चाहती है कि बेरोजगारी बने रहे, क्योंकि अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो इनको माला कौन पहराएगा? क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा सरकार के पास चुनाव में भीड़ नहीं जुटाएगा, सीधी सीधी बात है। तो अपने भीड़ जुटाने के लिए ज्यादा नाकाम नौजवानों को पैदा करेंगे, बेरोजगार को पैदा करेंगे, ताकि इनका भीड़ जुटता रहे। दूसरा काम, फिर दूसरी समस्या उठाएंगे कहां से? मेन बेरोजगारी समस्या है, समस्या ही बनाएंगे नहीं तो उठाएंगे कहां से? तो जो पावर पॉलिटिक्स में अपने पॉलिटिक्स को जिंदा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समस्या बढ़े, ताकि मैं उस समस्या पर आकर बोलूं, वोट लूं और समस्या को समाधान न करूं, दिमाग डिविएट करूं। ये सरकार की पॉलिसी होती है लोकतंत्र में।
ऐसी कोई सरकार तो सभी सरकार की सभी policy करती है होती है। कुछ ना कुछ। तो रियली सच पूछिए तो आपके यहाँ भटकाव, नौजवानों को भटकाया जाता है, वो भटका नहीं है। है, रास्ता नहीं बनाया गया है, तो ये तो उसको भटकने का प्रश्न ही कहाँ उठता। अगर जिस तरह के तुमने उसको पढ़ाए लिखाए उस तरह भटकाव, अगर उसमें काम ना करे तब ना, जरा काम को जो पढ़ा है उसको काम में दे दो तो वो करने लगता है कि नहीं करने लगता है। तो सरकार उस तरह की व्यवस्था नहीं बनाती। अब जितने हमारे ये अब बनेगी भी नहीं भारत में। अभी जो देश में आज मंदिर पर अरबों रुपया खर्च कर दिया जाता है, हॉस्पिटल स्कूल के लिए पैसे नहीं है, जिस देश को लिए सड़क बना दिया गया तो जमीनिया कुल खत्म हो जाएगी तो सड़क लेकर हम क्या करेंगे। पेड़ कटवा दिए गए, कुल कर दिए गए, जब विकास के कमीशन मिलना चाहिए कुल कटवा देंगे सब, एक दिन में पेड़ तो नहीं लगा पाओगे। तो व्यवस्था यहाँ तोड़ी जा रही है। नियम ये होता है कि अगर हम पेड़ कटवाने जा रहे हैं तो पहले उन पेड़ों को, उसके उतने पेड़ों को लगाएंगे, तो उसके बाद कटवाएंगे। हाँ, नेचर का बैलेंस होगा। तो ये तो हमारे यहाँ के जो नीति निर्माता हैं वो व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं, और कोई सुदृढ़ व्यवस्था नौजवानों के लायक बना नहीं रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति में, तो अगर कह दें कि नौजवान भटके हैं, ऐसी बात नहीं है। रियली भटके हमको लीड करने वाले, भटका रहे हैं, लीड करने वाले भटके नहीं। अब भटके भी हैं, वो अपना दिशा लिए हैं, भटका रहे हैं और अपना दोष नौजवानों के ऊपर थोप रहे हैं ताकि उसमें अपराध बोध हो जाए कि गलती हम में है। तो ऐसे वो सुधार खोजेगा नहीं। जैसे हमारी सरकार कहती कि सफल युवा नहीं मिल रहे हैं, अरे तुम उसको योग्य काम तो कराओ, काम करेगा तब ना संख्या मिलेगी। और कौन जज किया कि असफल है वो जी, और कैसे तुमने जज कर लिया जी। क्यों युवा काम करने लायक नहीं है। कई का मैं देखा कि हमारे योग्यता के अनुसार काम करने वाले नहीं मिलते। अरे कौन जज किया, कमा करा करके तो देखो, काम दिए नहीं उसको जजमेंट तुमने कहां से कर लिया। तो ये होता है कि किसी गलती आदमी को बार बार आप गलत करेंगे तो उसमें आ जाके मैं गलती किया, मैं ही गलती हूं, तो अपने डिमांड को नहीं मांगेगा। तो इस सरकार इसीलिए आपको करती है कि नौजवानों को दोषी करार देती है ताकि अपना डिमांड को न मांगे और मैं मजा लेते रहूं। तो ये सरकार की पॉलिसी है वैसे बनाने की, और कोई सरकार करती है, और खास करके ब्यूरोक्रेट्स तो खुद करते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था लगे क्योंकि इनके सबके बेटा विदेश पढ़ते हैं। आपको ये कहते हैं कि आप संस्कृत पाठशाला में पढ़ें, इनके सब लड़के विदेश पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि वो योग्य होकर आकर इन हमारे ऊपर शासन करे रहें। तो ये पूरी जनसंख्या बेवकूफ रहेगी तब ना शासन करेंगे जी। तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवान बेवकूफ रहे, भटके रहें, ताकि हमारे लड़के वंशज आकर पुनः आकर के इसको शासन करें, व्यवस्था करें। इसीलिए यहाँ भटकाव है नहीं, भटकाया गया है, बनाया गया है। रियली भटकाव नौजवानों में नहीं है। आइदर हमारे नेता भटके हैं, शासन भटका या भटका रहे, मामला यह है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।